ज्वाइन कर सकें। और इस आधे घंटे की वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स का जो कल पेपर हुआ है वो कैसा पेपर आया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, पूरा डिटेल एनालिसिस जो कि मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। जितना डिटेल के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा, शायद ही आपको किसी भी चैनल के ऊपर कहीं पर भी आपको कोई भी आपको पेपर एनालिसिस है जो कि देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको इतना भी बताने वाला हूं कि ये जो सवाल पूछा गया है वो कहाँ से लिया गया है, यहां तक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में नियर बाय 30 to 35 के आसपास है क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। 30 to 35 क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा पेपर एक बार में वन शॉट के अंदर डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन का ये भी बताना है आपको कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा कहाँ से गया है। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना, ताकि आपकी जो पढ़ाई के सोर्सेज है वो उतने ही अच्छे तरीके से आगे बढ़े और आप भी आने वाले 2021 के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि कहाँ कहाँ से सवाल है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, जैसे कि ये सवाल है यहाँ पे। ओके, फर्टिगेशन के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे, फर्टिगेशन के बारे में। तो अब आप बोलोगे सर ये फर्टिगेशन की न्यूज कहाँ से आई है, कहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। ओके, वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि लिया गया था। तो मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, मतलब कि कहाँ से कौन सी न्यूज है जो कि बनी है और कौन से कौन सी न्यूज है जो कि उठाई गई है। सबसे पहले तो अगर मैं क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, अगर सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल मूवमेंट की बात करें, 19 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं मतलब इस साल जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल मूवमेंट की रही है। उसके बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें, वापस 19 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोस्तों बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा भी, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा। काफी सही क्वेश्चन आते हैं, मजा आता है करने में। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के भी काफी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दोस्तों एज यूजुअल हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होता है, ये 14 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक के इस बार 13 क्वेश्चन देखने को मिले, एग्रीकल्चर 7, जियोग्राफी 6, आईआर एंड डिफेंस 3, गवर्नमेंट स्कीम पे ऊपर मात्र 2 क्वेश्चन। अगर मैं करंट अफेयर की वेटेज की बात करूं कि सर करंट अफेयर की कितने क्वेश्चन है इसमें से, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर को इन्फ्लुएंस करने वाले दोस्तों नियर बाय 20 क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे गए। मेरा आइडिया ये था कि 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, और लोअर साइड पे यानी कि 20 के आसपास क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिले। पहले भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि कुछ इसी के आसपास है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन देखना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने यूपीएससी कि अगर आपको 2021 की तैयारी करनी है, अभी 9 महीने का टाइम है। 9 महीने काफी अच्छा टाइम होता है। अगर आपको प्रीलिम्स की, मेंस की, ऑप्शनल की, सबकी कंप्लीट तैयारी करनी है, साथ में मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10, या फिर BHU NESH 1910 है जो कि आपको रेफरल कोड है जो कि लगाना पड़ेगा। समझ गए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 लगा देना रेफरल कोड, 10% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कमेंट के अंदर ही करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट जो है ना, कमेंट बॉक्स जो है वहीं पर ही मैं आपको उसके पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। साथ में आप मेरे, ठीक है, बाकी जगह से भी आप उसको ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्टिगेशन होता क्या है। अब आप बोलोगे सर ये फर्टिगेशन तो वर्ड ही पहली बार सुना है हमने, इसका आंसर क्या होगा फर्टिगेशन का? देखो भाई बात क्या होती है, फर्टिगेशन एग्रीकल्चर के अंदर कब करवाया जाता है? कंट्रोल करने के लिए अल्कैलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। समझ रहे हो? जैसे कि कई बार क्या होता है कि जमीन के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, उसी तरीके से अल्काइनिटी जो है ना वो भी बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। समझ गए मेरी बात? उसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आप रॉक फॉस्फेट को काम में ले लो। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है
इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू प्लांट इज पॉसिबल। कई सारे न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी प्लांट में पॉसिबल है, उसकी वजह से फर्टिगेशन एग्रीकल्चर होता है। रिड्यूस किया जाता है लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिशन इज पॉसिबल। तो देखो ये सारे के सारे तरीके बताए गए कुल मिला के यहाँ पे आपको, और बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया है कि भाई देखो कंट्रोल करते हो आप अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन, समझ रहे हो? बिल्कुल बात सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। सिंचाई जल की, है ना, क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। क्या रॉक्स ऑफ फॉस्फेट को यूज किया जाता है? इसको लेकर मैं थोड़ा सा ससेप्टेबल हूं, यानी कि मुझे थोड़ा संदेह होता है कि रॉक फॉस्फेट को क्या काम में ले सकते हैं क्या। इसको एक बार छोड़ देते हैं। पौधों के लिए पोषक वृद्धि भी मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। और दोस्तों लीचिंग के द्वारा, लीचिंग क्या होता है कि आप पानी मारते हो बहुत सारा, उसके द्वारा जो केमिकल होते हैं ना वो जमीन के अंदर चल जाता है, बात बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि दो वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होना चाहिए, बाकी सब सही है। तो सी आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं आपको इसके कारण भी बता देता हूँ एक्चुअली में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये जो रिसर्च की फाइंडिंग है ना फर्टिगेशन के ऊपर, दिख रहा है आपको? रिसर्च की फाइंडिंग है फर्टिगेशन के ऊपर। इसके अंदर दोस्तों सारी जानकारी दी गई है कि आप अप्लाई करो प्लांट के न्यूट्रिशन इरिगेशन वाटर में उसको डिसॉल्व करके। समझ रहे हो मेरी बात? इससे क्या होता है दोस्तों कि फर्टिगेशन अलाउ करता है क्रॉप जो है ना वो 90% दोस्तों न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ओके, इससे रिडक्शन होता है लीचिंग के अंदर। चौथा वाला स्टेटमेंट में बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आपके आप न्यूट्रिशन को भी यूज कर लिया। तीसरा भी सही हो गया, रिडक्शन हो गया लीचिंग में, ये भी सही हो गया। समझ गए मेरी बात? और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रॉक फॉस्फेट है ना, इसको हमने काम में नहीं लिया है, इसकी बजाय एमएपी या फिर डीएपी को काम में लिया जाता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे रॉक फॉस्फेट वाला जो स्टेटमेंट था दोस्तों ये गलत था। बाकी यहाँ पे दोस्तों पूरा सही स्टेटमेंट है, इसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात? किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मैं इसको कैटेगरी डालूंगा टफ क्वेश्चन के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन था गाइस डेफिनेटली टफ क्वेश्चन था। आपको डिटेल के अंदर फर्टिगेशन पता होना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि 90% जो भी कैंडिडेट थे ना उनको नहीं पता होगा। रियलिटी की बात ये है। ठीक है गाइस, चलिए। विनय कुमार, जिनके पास पैसे नहीं है वो तैयारी रेगुलर क्लासेस देखकर करें। मेरी एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है गाइस, तो मेरी फ्री एनसीईआरटी बैच चल रहा है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के ऊपर। अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास होती है ना डेली सुबह 10 बजे, तो ये फ्री क्लास होती है एनसीईआरटी की मेरी। तो अगर मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, तो आप देखो यार, आपको मजा आएगा आपको। तो आप वहां से प्रिपरेशन करो। समझ रहे हो? आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, बस प्लस में तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करके चीजें आपको मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। मेजर मिनरल दोस्तों इसमें से कौन से हैं? अब आप बोलोगे सर ये मेजर मिनरल कब, तो हमने तो कभी सुना ही नहीं मेजर मिनरल के बारे में। देखो क्वेश्चन टफ होते हैं, समझ गए? आपको सोर्सेस थोड़े से देखने पड़ते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि मेजर मिनरल और माइनर मिनरल को पता करने के लिए एक पूरी लिस्ट होती है। ये दिख रहा है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्फी जिसको अपन कहते हैं दोस्तों, मंत्रालय, वो ये बोलता है मेजर मिनरल की, वो पूरी की पूरी लिस्ट देता है। इसी प्रकार से नॉन मेटेलिक मिनरल की और माइनर मिनरल की। समझ रहे हो? तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखो मेजर के अंदर देखो, दिख रहा है आपको? कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अरे भाई कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, बड़े बड़े नाम सारे के सारे मेजर मिनरल है जो आप बचपन से सुनते हुए आए। टंगस्टन हो गया, टिन हो गया, सिल्वर, मैग्नीज, जिंक, लेड, आयरन, गोल्ड, कॉपर, क्रोमाइट, बुक्साइट, ओके, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे। समझ गए मेरी बात? ये तो हो गए आपके मेटेलिक वाले, ये नॉन मेटेलिक वाले हो गए। नॉन मेटेलिक देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है। अब नॉन मेटेलिक के अंदर आपने देखा होगा काइनाइट भी मेजर में है, सिलिमनाइट भी मेजर के अंदर है, और जो ये बेंटोनाइट है ना दोस्तों ये माइनर के अंदर आता है। बेंटोनाइट दिख रहा है आपको? बेंटोनाइट जो है वो माइनर के अंदर है। तो ये मॉस्फी जो है दोस्तों, अपनी वेबसाइट है ना मॉस्फी की, वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन उठाया हुआ है
इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो सरकारी वेबसाइट होती है ना गाइज, वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो मैं करंट अफेयर करवाता हूँ ना, ठीक है, वो मैं यही देख के करवाता हूँ कि आपको जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, वो भी आप साथ में पढ़ाई करते रहो। समझ रहे हो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, पेपर में डायरेक्टली सवाल बनते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए जो बेंटोनाइट है ये आपका हो गया माइनर, यानी कि मुझे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दो तो आपके कट गए, चौथा वाला हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, डी आंसर। तो यानी कि आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों मिला के आपके मेजर दोस्तों मिनरल है जो कि देखने को मिले हैं। समझ गए मेरी बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, मतलब मजा आया होगा ये क्वेश्चन देखने में। आकाश यादव बोल रहे हैं कि सर 8 बजे वाला करंट अफेयर सफिशियंट है क्या? गाइस 8 बजे वाले करंट अफेयर के अलावा भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और डीप में जाना जरूरी है मुझे लगता है। ये देखिए दोस्तों, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। कहां से क्वेश्चन उठाए ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत जरूरी बात है कि कहां से क्वेश्चन उठाए, ये हमारे दिमाग में पता होना चाहिए हमें, ताकि हम लोग अगले 2021 के लिए वहां से पढ़ाई कर सकें। अगला सवाल है जो कि है ओशन मीन टेम्परेचर को लेकर। अब आप बोलोगे सर ये ओशन मीन टेम्परेचर क्या है? यार बहुत ही सिंपल सी बात है, ओशन मीन टेम्परेचर क्या होता है? अरे भाई एक एवरेज टेम्परेचर ओशन का, एक मीन टेम्परेचर क्या होता है भाई? 3 + 3 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 4। समझ रहे हो? 4 × 3 = 6, 3 × 9 = 12, 3 ही तो आया इसका मीन नंबर। तो मतलब उसी को बोलते हैं ओशन मीन टेम्परेचर। अब पहला स्टेटमेंट ये बोलता है दोस्तों कि ओशन मीन टेम्परेचर 129 मीटर नीचे दोस्तों नापा जाता है। समझ गए? इंडियन ओशन के अंदर जनवरी से मार्च के बीच में। दूसरा बोलता है स्टेटमेंट कि जनवरी से मार्च दोस्तों, महीना जो जनवरी से लेकर मार्च तक है ना, ओके, ये काम में लिया जाता है पता करने के लिए कि रेनफॉल दोस्तों कम होगी या ज्यादा होगी, पता करने के लिए। देखो बात बिल्कुल सही है, मार्च के बाद में ही बारिश, हम क्या होता है देखो, जून जो है ना, जून में हमारे इंडिया में बारिश स्टार्ट होती है पहली बार केरला के अंदर। तो जून से पहले दोस्तों हम लोग जनवरी से मार्च तक क्या करते हैं, समुद्र का टेम्परेचर जो है वो चेक करते हैं वहां पर। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको मालूम है भाप बनने के चांसेस बढ़ेंगे और बारिश होने के चांस बढ़ेंगे। तो अब दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला स्टेट जो है ना, जो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें बस एक बात अटक रही है कि क्या 129 मीटर के ऊपर ही डेप्थ के अंदर देखा जाता है क्या ओशन मीन टेम्परेचर? बस बात यहाँ पे आके अटक रही है, कुल मिला के बोलने का मतलब यह है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा ये मानना है कि सर 129 मीटर के ऊपर नहीं मेजर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत, तो बी वाला हो गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे आप देखिए 129 मीटर नहीं होता है। द हिंदू का आर्टिकल आया था दोस्तों 2018 के अंदर, 1 सितंबर 2018। ओशन मीन टेम्परेचर कैन बेटर प्रिडिक्ट इंडियन समर मानसून। समझ रहे हो? ओशन का जो मीन टेम्परेचर ना, उससे भारतीय मानसून के बारे में पता किया जा सकता है, 2 महीने पहले जानकारी ली जा सकती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया कि 59 मीटर की डेप्थ के अंदर इसको देखा जाता है। तो द हिंदू की यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि उठाया गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि द हिंदू बहुत जरूरी न्यूज़पेपर है। और हो सकता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है 2018 के अंदर हमने इसको करंट अफेयर में भी कवर किया हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए 26 डिग्री टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन जो डेप्थ है वो 59 मीटर है, तो आपका 129 मीटर नहीं होके 59 मीटर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने एनालिसिस है जो कि किया जाता है। फिर अप्रैल के अंदर दोस्तों प्रिडिक्शन होती है, और जून के अंदर बारिश की शुरुआत है जो कि हो जाती है। केरला के अंदर दोस्तों बारिश की शुरुआत होती है सबसे पहले। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर को लेकर आपको यहाँ पे सवाल है जो कि बताना है। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों को का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, क्या सही बात है क्या? केमिकल फर्टिलाइजर दोस्तों मार्केट के हिसाब से रेट डिसाइड होती है, गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जाता। सच बात है क्या?
आपके दिमाग में कुछ घूमा है क्या इसको लेकर? आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली कि सर गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है यार केमिकल फर्टिलाइजर? जैसे ही आपके दिमाग में ये बात खटकेगी, आप इसको गलत कर दोगे। गलत करते ही देखो, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया विच इज ए इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के द्वारा दोस्तों यूरिया से अमोनिया बनाया जाता है। बात सही है? बात तो बिल्कुल सही है ये वाली, ऐसा होता है। चलो ठीक है ये तो। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो सल्फर है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल है, ऑयल रिफाइनरी से निकाला जाता है। फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का के अंदर से सल्फर निकाला जाता है। बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, ये बात भी सही है। तो मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला वाला जो है ना, स्टेटमेंट गलत है। दिख रहा है आपको? रिटेल प्राइस जो है केमिकल फर्टिलाइजर की, ओके, वो मार्केट ड्रिवन तो है लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल की जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे यहाँ पे दोस्तों जो यूरिया है ना, उसकी प्राइस को मैनेज किया जाता है। उसकी एमआरपी दोस्तों फिक्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहीं पर ही गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे यूरिया अलग हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, अगर उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर को लेकर। समझ गए मेरी बात? तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। सल्फर देखिए दोस्तों एक बायो प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का, गैस प्रोसेसिंग का। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड टू मैन्युफैक्चर करी जाती है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो सल्फर से ही निकाला जाता है। तो ये बात, सवाल भी बहुत ही जग जाहिर सवाल था। समझ गए मेरी बात? तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो पीआईबी से निकाला गया है ये। पीआईबी के अंदर जो है ना, इसके बारे में बात किया गया था फर्टिलाइजर के बारे में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीआईबी पीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, ये सबसे सवाल बनते हैं, डायरेक्टली सवाल बनते हैं। तो ये सवाल देखो वहीं से उठ के आया, पीआईबी का सोर्स है ये, वहीं से सवाल है जो कि ये उठ के आया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो एकदम? बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही सही सवाल था यार, मजा आ गया करके इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एक बार वीडियो को शेयर करते चलना। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों बता रहा हूं आपको कि कहां से सवाल बन रहा है। आपको ऐसा वीडियो का एनालिसिस कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है गाइस। ठीक है, हर एक सवाल ये भी बताऊंगा कि कहां से उठाया गया है, क्या सोर्स रहा है, उसका आंसर जो आया है वो क्यों आया है, हर चीज का। समझ रहे हो? कहां से सवाल बना है, क्यों बना है, और कैसे बना है, आंसर कैसे आया है, हर चीज के बारे में डिटेल में आंसर कर बताऊंगा आपको। मुझे दोस्तों पूरा पेपर कवर करने के लिए, प्रीलिम्स का जो पूरा पेपर है 2020 कवर करने के लिए नियर बाय 3 क्लास चाहिए होगी। समझ गए? 3 क्लास चाहिए होगी। और आज फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आपको 30 to 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेकिन आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपका दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन बन कहां से रहे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए यहाँ पे बात करिए इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क की। यार देखो बहुत ही जनरल बात है कि नेशनल पार्क है ना, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, यहां से एक सवाल तो बनता ही बनता है, बनना भी चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए बताओ? तो इस बार सवाल जो बना है वो डेजर्ट नेशनल पार्क से बना है। कई बार काजीरंगा से बन जाता है, कई बार बांधवगढ़ से बन जाता है, कई बार रणथंभौर से बन जाता है। जो जो नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे फेमस है वहीं से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर है इसका एरिया, डेजर्ट नेशनल पार्क का। अरे भाई बड़ा ही इतना है, 2 में तो होएगा ही होएगा। उसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है पार्क के अंदर। ऐसा पॉसिबल है कि जब 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नेशनल पार्क है, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी मानव नहीं रहता हो? लॉजिक लगाइए, लॉजिक, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लॉजिक की जरूरत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे बहुत ही फेमस है, ये तो बच्चों बच्चों को पता है। ये वाली बात तो सबको पता है, ये वाली बात भी सबको पता है। कंफ्यूज थे आप लोग यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट को लेकर। लेकिन यार आप खुद सोचिए, 2 डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा एरिया है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन तो होगी होगी। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है और आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओके,
डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जनरल जानकारी है। ओके, यहाँ पे आप देखिए जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में है। और ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे दोस्तों 4 से 5% पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। 73 गांव है ना। यहाँ पे डैनिश जो है एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, कम्युनिटीज है, मतलब बहुत सालों से यहाँ पे रह रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और आपका चिंकारा, खेजड़ी स्टेट ट्री, रोहिडा स्टेट फ्लावर, ये सब दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या आई होगी। बहुत ही सिंपल सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत थी, थोड़ा सा लॉजिक। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कई बार कि पहले आप ले जाते हो, ले से आप खरदुंगला जाते हो, खरदुंगला से आप नुब्रा वैली जाते हो, नुब्रा वैली से फिर सियाचिन का एरिया स्टार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके आगे तुर्तुक नाम का लास्ट विलेज जो है देखने को मिलता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। कई बार मैंने मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया है, उसी का सवाल बना है। नुब्रा वैली के बारे में कई बार बता चुका हूँ यार, तो डी आंसर हो जाएगा, बच्चों वाला सवाल एकदम। समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई भी आपको ज्यादा मत्था फोड़ी करने की जरूरत थी। ये देखिए सियाचिन है। ठीक है, ये दीक्षित नाम का भी एक गांव है, यहाँ पे दीक्षित फेस्टिवल भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, ये नुब्रा वैली है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ध्यान रखिएगा, अगली बार जो सवाल बनेगा ना, वो अगली बार आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 2021 में बनेगा। 2021 में मैं गारंटी देता हूं आपको, 100% एक क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा। किससे? जेएनके की यूटी से एक क्वेश्चन बनेगा, 101%। लिखवा के ले लो। मैंने इस बार जब एलिफेंट वाला मुद्दा हुआ था ना, जब एलिफेंट वाला केरला में, तब भी मैंने बोली थी ये बात नेक्स्ट डे करंट अफेयर के अंदर, की सवाल बनेगा केरला के एलिफेंट से, और वो बना। अगला सवाल, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बताइए गाइस, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। फेमस प्लेस और उसके राज्य के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। आंसर करो भाई जल्दी से, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। भिलसा के बारे में सुना है क्या? भिलसा, भिलसा मध्य प्रदेश में है। देखो भिलसा बहुत ही फेमस है, और साथ में गिरिनगर गुजरात में, ये दोनों दोस्तों बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। बिलसा मध्य प्रदेश में, गिरिनगर गुजरात में, तो आपका ए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होना चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए बिलसा मध्य प्रदेश में है। ओके, ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए इतिहास के टाइम पे क्या हुआ था, बिलसा जो है विदिशा नाम का जो एरिया हुआ करता था, तो यहाँ पे दोस्तों एक एम्बेसडर भेजा गया था, हेलियोडोरस। ठीक है, जो भागप्रधा नाम का जो रूलर हुआ करता था 2nd सेंचुरी के अंदर, उसके पास में एक एम्बेसडर भेजा गया था। समझ रहे हो मेरी बात, हिलियोडोरस नाम से, इसीलिए फेमस जगह। और यहाँ पे गरुड़ा इंस्क्रिप्शन भी दोस्तों वासुदेव के द्वारा बनाया गया था। तो ये बिलसा नाम की जगह जो है, वैसनगर भी बोलते हैं इसको, विदिशा भी बोलते हैं इसको, ये इसीलिए फेमस था। दूसरा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे द्वार मुद्रा के बारे में। द्वारसा मुद्रा जो है ये कर्नाटक के अंदर है गाइस, महाराष्ट्र में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये रीगल कैपिटल ऑफ जो होसला एम्पायर है उस 12th सेंचुरी में उसकी हुआ करती थी। ठीक है, हेलीबेडू का नाम सुना है? हेलीबेडू उसी का नाम है दोस्तों, जो कि यहाँ पे द्वारसा मुद्रा हुआ करता था। गिरिनगर जो है गुजरात के अंदर है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिटी ऑन द हिल, मतलब चट्टान के ऊपर जो सिटी बना रखी ना उसको बोलते हैं। ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुजरात के अंदर। गिरनार के बारे में आपने सुना है ना, तो वहीं से गिरनार बना है। गिरनार जूनागढ़ के अंदर है ना, रॉक एडिक्ट अशोका का, बहुत ही फेमस है यार। तो बस ये वहीं से नाम निकला है। और यहाँ पे सतेश्वरा की बात करें तो ये दोस्तों हरियाणा के अंदर है। और ये महादेव टेम्पल है कुरुक्षेत्र के अंदर, बहुत ही फेमस है। ठीक है गाइज, तो ये हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मतलब ये देखिए ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। एक बार गाइज वीडियो को शेयर कर दो यार, तुरंत तुरंत एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। अगला सवाल देखते हैं, जो कि है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 36% भारतीय डिस्ट्रिक्ट को ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल कैटेगरी में डाला गया,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। पहला स्टेटमेंट ऐसा है क्या, 36% भारतीय डिस्ट्रिक्ट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी कि पानी ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा वहां से निकाल चुके हो। तो सेंट्रल वाटर बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट से निकालने वाला कंटेंट है। ये जो क्वेश्चन बना है ये आप समझ सकते हो ना कहां से बना होगा, समझ रहे हो? सेंट्रल वाटर जो अपना डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट से निकाला होगा। आपको क्या लगता है कि यार 36% भारतीय जिलों के अंदर मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आ गया पानी, हमें पता भी नहीं चला करंट अफेयर के अंदर? ऐसा पॉसिबल है क्या? जल्दी बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो ठीक है, हम इसको एक बार के लिए डाउट वाले में डालते हैं, कंफ्यूज वाली कैटेगरी में। अगला देखते हैं, CGWA was formed under the Environment Protection Act। आपको मालूम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए बनाई गई थी। सही बात है, बिल्कुल। इंडिया का लार्जेस्ट एरिया है ग्राउंड वाटर इरिगेशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल बात सही है यार, ये तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना? भूजल सिंचाई से, जमीन के पानी से हम लोग सिंचाई बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वाला जो है ना उसको लेकर मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि ऑप्शन के अंदर 1 2 3 का ऑप्शन ही नहीं है आपके आंसर में। तो मैं यहाँ पे डैम श्योर हूँ कि सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है मेरे, तो डायरेक्टली आंसर निकल गया बी वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पे निकाल सकता हूँ थोड़ा सा लॉजिक लगा के। समझ गए मेरी बात? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखिए दोस्तों, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। ये देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की वेबसाइट से ये क्वेश्चन है जो कि उठाया गया है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन जो है ग्राउंड वाटर से इंडिया करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद में यूएसए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक के बारे में बात करी गई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 256 के बारे में बात करी गई है 36 राज्यों के अंदर। तो ये भी एक्चुअली 2017 के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट आया था, है ना, जिसके अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई थी पानी के बारे में कि भाई कितना हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया है। तो देखो भाई, आपको मालूम है हमारे कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कम ओवर एक्सप्लॉइट एरिया है। एरिया तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट 256 डिस्ट्रिक्ट भी जो है टोटल में होना, उसमें से काफी एरिया है जो कि नियर बाय जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हमारे ऑप्शन के अंदर 1 2 3 के ऑप्शन था ही नहीं। 728 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 256 के अंदर तो हालत खराब है, बात मानते हैं हम, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया अगले ने आदमी ने, तो हम लोग क्यों जो है उड़ता तीर ले बिन बात ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आंसर आपका इस तरीके से निकल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के 68 ब्लॉक, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर दोस्तों ये देखो मैप देखो आप, ये वाला जो है ना यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाटर की तो रेल बना दी है, ग्राउंड वाटर की तो रेल बना दी है, मतलब जमीन में से खूब पानी निकाल लिया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है सुबह 8 बजे वाली क्वेश्चन, क्लास में से आया हुआ क्वेश्चन है आपका जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलते हैं। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एंड आए, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में जो है उनकी आई डेवलप होती है। जो साइक्लोन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री कम होता है दोस्तों उसके आसपास से। आज सुबह भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है। अरे भाई मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ आपको कि जब साइक्लोन आता है तब उसके बीच में गर्म ही होती है ज्यादा, साइड में जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर होता है बीच में। तो यहाँ पे लेसर क्यों आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर आना चाहिए ना। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत ऑप्शन में, ये भी गलत ऑप्शन में। अब 1 और 2 वाला ऑप्शन मस्त है आपका। जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, जेट स्ट्रीम तो नॉर्दर्न में भी होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, पोलर में भी होते हैं जेट स्ट्रीम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए गाइस, इस तरीके की जो ये वेव फॉर्म चलती है ना, इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं हमारे ऊपर की तरफ 8 10 किलोमीटर पे। कोल्डर होता है ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला वार्मर होता है।
तो ये दोस्तों जेट स्ट्रीम जो है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है। चार तरीके की देखने को मिलती है, पोलर एरिया में दो, तो दो आपके सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। और इसका फॉर्मेशन जब होता है, जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है ना, तब ये बनता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से दोस्तों इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट अगली बार भी काम आएंगे जो बता रहा हूं मैं। जेट स्ट्रीम दोनों जगह पे होती है, चार प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, और इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, नॉर्दर्न में भी सदर्न में भी, बिकॉज ऑफ द कोरिलियस इफेक्ट, जो घूमती है ना कोरिलियस इफेक्ट, उसकी वजह से। कुछ जो है वो आई डेवलप कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है गाइज। और टेम्परेचर देखोगे तो आपको मालूम है सेंटर के अंदर गर्म होता है हमेशा, दिख रहा है आपको यहाँ पे गर्म, ये वार्म है सेंटर के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, साइक्लोन के बारे में पढ़ना था, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो बहुत ही सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी हम लोग कई बार साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन है जो कि सिंपल सा देखने को मिला है आपको। चलिए गाइस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। Among the following tiger reserve, which one has the largest area under critical tiger habitat? बताओ भाई, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, टाइगरों के लिए दोस्तों खतरा जो है, खतरे वाला एरिया सबसे ज्यादा कौन से वाले नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है? देखो सुंदरबन में नहीं है, रणथंभौर में भी नहीं है, जिम कॉर्बेट में भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये तो बहुत ही फ्लोरिश नेशनल पार्क है। फ्लोरिश का मतलब समझते हो ना, मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करी जाती है, जहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में बात ही नहीं होती। लेकिन जो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ना दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, रणथंभौर राजस्थान, कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है। समझ गए मेरी बात? और अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो ठीक है, क्रिटिकल एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका किससे, टाइगर रिजर्व जो है ना, वहां से क्वेश्चन है जो कि बना हुआ है। अभी आपको मालूम है टाइगर क्या काउंटिंग भी हुआ था, टाइगर सेंसस भी हुआ था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब टाइगर का सेंसस हो रहा है तो सारी चीजें हमें टाइगर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा नेशनल पार्क उसके लिए क्रिटिकल है, कौन सा नहीं है, ये सब भी पता होना चाहिए था। तो बस वहीं से क्वेश्चन बन गया उठ के आके, समझ रहे हो? आप देख रहे हो, आप इसका कोर एरिया जो है ना 2500 किलोमीटर स्क्वायर का, तो वहां पे दोस्तों ज्यादा है यहाँ पे इसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ठीक है गाइज आगे बढ़े, वीडियो को एक बार शेयर कर देना गाइज, अगर आपने शेयर नहीं किया तो। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं यार, 35 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा मैं एक साथ, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है? 15-15 करके कर लेंगे, मतलब आराम से कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पेपर तो हो ही गया प्रीलिम्स तो। अभी तो वैसे भी आपको 2021 वाले के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? तो मैं डिटेल में करवाऊंगा, पार्ट के अंदर करवा दूंगा मैं आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, है ना, पार्ट 3, इस तरीके से करवा दूंगा आपके लिए, पूरी सीरीज बना दूंगा, ठीक है? 2020 के पेपर की डिस्कशन की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। समझ गए मेरी बात? चलिए, ये भी सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में मैं कई बार करा चुका हूं आपको क्वेश्चन। शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि क्या बोलता है दोस्तों, कि कोई भी प्लांट आप कहीं पर कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। समझ गए? ऐसे प्लांट को शेड्यूल 6 में डाला जाता है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं शेड्यूल 6 के अंदर जो है काफी सारे प्लांट है इस प्रकार के, पिक्चर प्लांट हो गया, रेड वांडा हो गया, लेडी स्लीपर ऑर्किड हो गया, है ना, ये बहुत सारे, ब्लू वेंडा हो गया, ध्यान रखिएगा इन सब के बारे में। ठीक है, कल्टीवेशन से इनको दोस्तों हटा रखा है। चलिए अगला सवाल है गुप्त डायनेस्टी का दोस्तों। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? बताओ भाई, घंटाशाला, कदुरा, चौल किस चीज के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, ये आपको बताना है। हाँ दीपाश्री, करंट अफेयर के क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे रिलेट होके आते हैं। समझ गए मेरी बात? रिलेट होके। अब देखो आपको ये वाला क्वेश्चन लग रहा होगा ना, अभी आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा ज्योग्राफी का है, लेकिन ये ज्योग्राफी का नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। समझ गए? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार जो करंट अफेयर के हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का है ना, लग रहा है कि आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है,
समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से कोरिलेट होके आते हैं, आपकी दोनों नॉलेज चेक करी जाती है, स्टैटिक भी और करंट अफेयर की भी। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे ये जो टाउन थे ना, घंटाशाला, कदुरा, चौल, ये सारे के सारे फेमस थे ट्रेड के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रेड करने के लिए बहुत फेमस थे। ओके गाइज, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ठीक है, फॉरेन ट्रेड करने के लिए, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये देखिए, ये जो एरिया थे ना, कल्याण, चौल, बरो, ब्रॉच, कैम्बे, ये सब वेस्टर्न इंडिया के अंदर थे। समझ रहे हो मेरी बात? और रोमन एम्पायर जो था ना, रोम का एम्पायर, उनके साथ में ट्रेड किया करते थे इस रूट के माध्यम से। बंगाल के अंदर दोस्तों तमरारी, ठीक है, तमरारी पिट्टी नाम का था। इसके अलावा चाइना, लंका, बंगाल के वहां से ट्रेड किया करते थे। आंध्र प्रदेश के अंदर कदुरा और साथ में घंटाशाला थे, पुहर थे, टंडोल नाम के एरिया पोर्ट है जो कि हुआ करते थे। मालाबार कोस्ट के ऊपर दोस्तों, है ना, मुजिजिर और कोटायम, ये सारे पोर्ट हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, पेपर में फिर से पूछेंगे वेस्ट इंडिया में कौन कौन से पोर्ट थे। समझ रहे हो? बंगाल में कौन कौन से थे, साउथ इंडिया में कौन कौन से पोर्ट थे। फिर से अगले साल वापस से रिपीट हो सकता है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे दोस्तों ये फॉरेन ट्रेड है जो कि किया करते थे। अगला सवाल है जीरो टिलेज को लेकर, शून्य जुताई के दोस्तों लाभ क्या होते हैं? कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा इसके लाभ क्या होते हैं जीरो टिलेज के? आप दोस्तों क्या कर सकते हो, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुनाई संभव है जीरो टिलेज के अंदर। तो यार काफी अच्छी बात दे रखी है यहाँ पे कि आपको जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही और आप गेहूं की बुआई कर सकते हो। चावल के नए पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का मृदा में सीधे रोपण कर सकते हो। मृदा में कार्बन क्या कर सकते हो, सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल भी पॉसिबल है दोस्तों। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जब हम जीरो टिलेज के बारे में बात करते हैं। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जीरो टिलेज दोस्तों होता क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए था, उसके बाद में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आप पीआईबी का पिछले साल का अगर पीआईबी पढ़ोगे ना गाइस, पीआईबी के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। समझ रहे हो? टिलेज क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रिपरेशन होती है, समझ रहे हो, जिसके अंदर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है मैकेनिकल तरीके से, डिगिंग करके, स्टीरिंग करके, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करके। समझ रहे हो? जीरो टिलेज का मतलब यही होता है कि आप दोस्तों अपने क्रॉप को उगा रहे हो लेकिन आप सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। विदाउट डिस्टर्बिंग, जो कोर सॉइल होती है ना हमारी, उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर आप अपना काम कर रहे हो तो उसको जीरो टिलेज है जो कि कहता है। हैप्पी सीडर जीरो टिलेज इक्विपमेंट है जो कि आजकल काफी फेमस है। ट्रैक्टर माउंटेन मशीन आती है जो कि कट करती है, लिफ्ट करती है राइस के स्ट्रॉ को ऊपर ऊपर वाले एरिया से ही, दिख रहा है आपको, ऊपर ऊपर वाले एरिया से कट कर लेती है और उसको अगले वाले जो बीज लगाने में भी काफी आसानी होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले वाली फोटो जो है ना, इसमें राइस के जो स्ट्रॉ है उसको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्टबल बर्निंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। यार स्टबल बर्निंग आपको मालूम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बना था दिल्ली के अंदर, याद है क्या? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सब आपस में लड़ रहे थे कि ये स्टबल बर्निंग लेकर, स्टबल बर्निंग लेकर। उसी वक्त दोस्तों इस मुद्दे के बारे में बात करी गई थी कि ऐसे ट्रैक्टर काम में लिए जाए जो कि स्टबल बर्निंग करने की जरूरत ना पड़े, जिसको जीरो टिलेज नाम दिया गया था। तो डायरेक्ट सीडिंग जब आप करते हो तो हम उसको जीरो टिलेज फार्मिंग है जो कि कहते हैं। दुनिया के कई सारे एशियन कंट्रीज के अंदर इस तरीके की टेक्निक है जो कि अपनाई जा रही है दोस्तों। समझ गए? तो वैसे ये क्वेश्चन है जो कि बनाया है दोस्तों, है ना। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेरिक फिक्सेशन भी आप आसानी से कर लेते हो। अगला सवाल देखते हैं। जीरो टिलेज के बारे में बता चुका हूं मैं, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिया की नेशनल पॉलिसी के बारे में बात कर बतानी है आपको बायोफ्यूल के ऊपर, कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के ऊपर, कई बार हम इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से बायोफ्यूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम काम में ले सकते हैं, ये सवाल है जो कि इसके अंदर पूछा गया। आंसर बताइए क्या होगा गाइस?
अरे भाई देखो, हमने बायोफ्यूल के बारे में बहुत बार पढ़ा यार, कि सरकार क्या कर रही है बायोफ्यूल से, है ना, पेट्रोल के अंदर उसको ब्लेंड भी कर रही है। 10% का हमने टारगेट रखा है कि उसको अंदर डाल के हम चला ले, हमारे पेट्रोल का जो इम्पोर्ट का बिल है वो कम हो जाएगा। तो हम कई बार पढ़ते रहते हैं कि भाई शुगर जो बीट है उसको हम काम में लेते हैं, है ना, रोटन पटेटोज को काम में लेते हैं। ओके, इसके अलावा कसावा हो गया, व्हीट ग्रेन हो गए। क्या कभी आपने दोस्तों मूंगफली के बीज का मुद्दा कभी आपने सुना है कि मूंगफली के बीज हम कभी बायोफ्यूल में काम में ले रहे हो? एक एक चीज पकड़नी थी बस यहाँ पे, आपने अगर इसको पकड़ लिया ना तो आपका काम हो गया, क्योंकि ये हम काम में नहीं लेते, हमने कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं इसके बारे में। करंट अफेयर के अंदर सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी कभी हमने देखा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो कुल मिला के ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों एलिमिनेशन थ्योरम बोलते हैं इसको। आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो अपना। समझ गए मेरी बात? ठीक है गाइज, मैंने तो इसी तरीके से निकाला था। ठीक है, जो ग्राउंड नेट के जो शेल होते हैं ना, जो ऊपर के, ये तो आप बायोफ्यूल के लिए काम में ले सकते हो, लेकिन जो इसके सीड होते हैं ना गाइज, आप इसको काम में नहीं ले सकते हो एज ए बायोफ्यूल। विकास पीडिया के अंदर ये डेटा दिया गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बारे में बता रखा है। ठीक है, शुगर केन हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब जिससे कॉर्न हो गया, डैमेज ग्रेन्स हो गए, रोटन पोटैटोज हो गए, सबके लिए दोस्तों आप इथेनॉल प्रोडक्शन इससे कर सकते हो, और ये आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था यार ये। आज का लास्ट सवाल है जो कि आपको बताना है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को डिस्क्राइब करता है? इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। समझिए, थोड़ी बुद्धि लगाइए यार, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो इसका। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए इसको आंसर करने में, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये वाला आप निकाल सकते हो। मतलब समझ रहे हो कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो आप इतना निकाल रहे हो उसकी सोशल कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारे हमारी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अगर हम ज्यादा कार्बन का इमिशन कर रहे हैं तो। सोशल कॉस्ट, सोसाइटी को लेकर कॉस्ट क्या है, कि जो डैमेज हो रहा है ना CO2 के इमिशन से एक साल के अंदर, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो, तो ये सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हो गया। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे देखिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 इमिशन इन ए गिवन ईयर। तो जो लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है एक टन ऑफ CO2 इमिशन से एक साल के अंदर, उसके अगर आप पैसों में वैल्यू निकाल लोगे तो ये सोशल कॉस्ट है हमारे कार्बन की। आप ये समझिए कि अगर आपने आपके घर के बाहर 1 घंटे तक मोटरसाइकिल जो है, खाली मोटरसाइकिल आपने चलाई, आपके घर के आसपास आपने धुआं किया, तो कहीं ना कहीं तो आपने CO2 इमिशन किया होगा, कहीं ना कुछ डैमेज हुआ होगा, उसके पैसे का वैल्यू निकाल लो, वही सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन निकल गया। समझ गए गाइस? तो ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। देखो गाइस, मैं आपको सारे के सारे जल्दी जल्दी आंसर भी बता सकता हूँ बताने में तो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हर एक क्वेश्चन को आप समझे, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है, कैसे बना है, उसका सोर्स क्या रहा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने में मजा आएगा। ये देखिए दोस्तों, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो एक एस्टिमेशन होता है डॉलर के अंदर, इकोनॉमिक डैमेज जो आप करते हो ना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करके, उसको बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये एक सोर्स है rff.org। ओके, पब्लिकेशन था, मतलब जो कि एनवायरमेंट को लेके था, वहां से बताया गया। इनफैक्ट जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसके अंदर भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो दोनों में से कहीं से भी आप सोर्स है जो कि निकाल सकते हो। ठीक है गाइज, तो मैं आपको 5 वीडियो के अंदर जो है ना पूरा पेपर का एनालिसिस करवा दूंगा प्रीलिम्स का। लेकिन यकीन मानिए जो मजा आएगा ना आपको पेपर देने में, अटेम्प्ट करने में, जो सीखने में कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्राइसलेस, टोटली प्राइसलेस है। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं आपको PIB, PRS, विकास पीडिया हो गया, जितनी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिकेशन हो गए, सबसे मिलाकर 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवा रहा हूँ प्लस में। वहां पे आपको मेंस की क्लासेस भी कंप्लीट, प्रीलिम्स की क्लासेस, ऑप्शनल की क्लासेस, साथ में मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। आपको बस रेफरल कोड BHU10 या फिर भुनेश 10 है जो कि आपको यूज करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऊपर। 39,000 का सब्सक्रिप्शन होगा 1 साल का। ओके, आप EMI के द्वारा भी पे कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई मेंटोर की जरूरत है तो आप
आपको मेंटोर भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा इस वीडियो को। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाओ, ताकि हर बच्चा जो है वो जान सके समझ सके कि कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है गाइज, ओके, ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड बाय, वापस से मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। कल मैं आपको 16 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है, कल मैं आपको वो कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, सेम टाइम सेम प्लेस, रात को ही करते हैं, सारे काम वाम खत्म करके क्लास करते हैं, रात को 8 बजे वाले 8 बजे करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, लव यू।